प्रिय दर्शकों, मेरी पिछली कई वीडियोस में आप लोगों ने सुना कि ऋषियों मुनियों के पास कुछ ऐसे अंतरिक्ष यान होते थे, वेपन्स होते थे, जो सूक्ष्म वायु तत्व के स्तर पर बनाए जाते थे, जिसे आज की भाषा में समझाने के लिए वैक्यूम एनर्जी व डार्क मैटर डार्क एनर्जी बोल सकते हैं। तो पिछली कई वीडियोज़ में आप लोग इसके बारे में सुनते आ रहे हो, लेकिन ये वायु तत्व है क्या, कितना सूक्ष्म होता है, आखिर कैसे वायु तत्व से वैक्यूम एनर्जी से अग्नि तत्व उत्पन्न होता है, यानी अलग अलग सभी पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं, क्वार्क उत्पन्न होते हैं। वायु तत्व के संघनन की प्रक्रिया क्या है, ये किससे बना होता है। आप सभी ये जानते हो कि एटम का 99.999% हिस्सा पूरा खोखला है, खाली है। वैसे वो खाली नहीं है, उसी में वायु तत्व भरा हुआ है। जिसे आप खाली कहते हो वो वायु तत्व का एक रूप है। उसी वैक्यूम एनर्जी से वायु तत्व से न्यूक्लियस बनता है, अलग अलग पार्टिकल्स बनते हैं, एटम भी उसी से बनता है। उसको भी कैलकुलेट करने के बाद वैज्ञानिक कहते हैं कि जो डार्क मैटर डार्क एनर्जी है वो 95% है, 95%। बाकी वैक्यूम एनर्जी से लेके अलग अलग पार्टिकल, एटम यानी पूरा ब्रह्मांड लगभग 5% है। तो आइए इस वीडियो में इस वायु तत्व के बारे में बहुत विस्तार से जानते हैं। इस वायु तत्व का पहला प्रॉपर्टीज, पहला गुण भीष्म पितामह जी ने बताया, अनियत स्पर्श। ये लगातार बहता रहता है, गति करता रहता है। एटम के अंदर देखें तो 99.99 समथिंग % हिस्सा खाली होता है। वो वास्तव में खाली न होकर पूरी तरह वायु तत्व से भरा होता है। वायु तत्व में वैक्यूम एनर्जी भी आ जाएगी आज की भाषा में, और डार्क मैटर डार्क एनर्जी भी आ जाएगी। कुछ डार्क मैटर होते हैं जो एनर्जी के ही रूप होते हैं, लेकिन उन्हें डिफाइन करने से अलग अलग असुर पदार्थों की चर्चा की जाती है। तो अगर वैक्यूम एनर्जी को भी मिला ले, उस 99.99% इन्हीं का भाग होता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि एटम का लगभग पूरा भाग खाली ही होता है। हमारा पूरा का पूरा शरीर भी ऐसे ही है। हमारे शरीर के सभी एटम न्यूक्लियस को अगर एक कर दिया जाए तो वो बहुत थोड़ा होगा, किसी शुगर के, चीनी के दाने बराबर, उससे भी कम हो सकता है ये पूरे शरीर का भाग, जितना भी मैटर है। इसी से आप लोग समझ सकते हो कि वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी पूरी सृष्टि में भरी हुई है। वैक्यूम एनर्जी और डार्क एनर्जी के अलग अलग कार्य हैं, इसीलिए भीष्म पितामह जी ने इसे अनियत स्पर्श कहा। ये सब पदार्थों के अंदर निरंतर बहता रहता है, इसका कोई नियमित गति नहीं है। जैसे पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, वो तो एक संरचना जैसे होते हैं, संघनित होकर कण रूप ले लेते हैं, लेकिन वो वैक्यूम एनर्जी पूरी तरह बिखरी हुई है पूरी सृष्टि में। इसी तरह इस वायु तत्व का दूसरा प्रॉपर्टीज है वाद स्थान। ये पूरा वैक्यूम एनर्जी प्राणों व छंदों का समुद्र है। जैसे समुद्र में आप लोग पानी ही पानी देखते हो, एक एक बूंद मिला के कितना सारा पानी बन गया समुद्र का, जिसका कोई और छोर नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार पूरा वायु तत्व प्राणों व सूक्ष्म छंदों, वैदिक मंत्रों, सूक्ष्म स्टिंग का एक भरपूर समुद्र है। जब हमारी सूक्ष्म आत्मा में बोलने की इच्छा होती है तो जो वाक्य शब्द प्रकट होता है, सीधे इसी वायु तत्व से वो प्रकट होने लगता है। उससे पहले ये अक्षर या शब्द प्रकट रूप में होता ही नहीं, वो मनस तत्व के स्तर का होता है। हम जैसे ही बोलने की इच्छा करते हैं, जैसे मैं शब्दों को बोल रहा हूँ, तो ये जो प्रकट हो रहा है यह आप लोग अनुभव कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो, अपने शरीर में भी बोलते हुए इसे अनुभव कर सकते हो। वो इसी वायु तत्व से प्रकट होना शुरू होता है, वैक्यूम एनर्जी से। सारे शब्द, अक्षर, छंद, प्राण, इन्हीं का समुद्र है ये वायु तत्व। आज की भाषा में इसे सूक्ष्म स्ट्रिंग बोल सकते हो। वो स्ट्रिंग नहीं जिसकी एक विशेष लेंथ होती है, ब्रेथ या हाइट ही नहीं होती, या फिर वो एक समान होती है। ये वैदिक छंद, ये सूक्ष्म स्ट्रिंग सूक्ष्म भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। यहाँ तक कि जब आप लोग स्पेस के यूनिट को समझने लगोगे, स्पेस भी सूक्ष्म प्राणों व छंदों से बना हुआ है, लेकिन स्पेस से भी बड़े छंद, स्ट्रिंग होते हैं यूनिवर्स में। लेकिन वायु तत्व वैक्यूम एनर्जी में सारे आ जाते हैं, उससे बड़े स्ट्रिंग नहीं होते, क्योंकि वैक्यूम एनर्जी, वायु तत्व का वही सारा स्ट्रिंग संघनित होकर कण रूप ले लेता है। इसीलिए भीष्म पितामह जी ने इसे वाद स्थान कहा। बोलने की इच्छा भी करते हैं तो शब्द सबसे पहले जिस अंतरिक्ष से, जिस वायु तत्व से प्रकट होता है, वो यहीं से शुरू होता है, इसे ही बोलते हैं।
इसकी अगली प्रॉपर्टीज है स्वतंत्र। ये पूरी तरह स्वतंत्र है। ये पूरी तरह प्योर शुद्ध ऊर्जा का रूप है। आप लोग वाहनों को चलाते हुए डीजल पेट्रोल का यूज़ करते होगे, हाइड्रोजन गैस का करते होगे, कुछ दिनों में वो भी आ सकता है। संभव है फ्यूचर में अलग अलग और भी गैसों का यूज़ किया जाए, लेकिन वो वायु तत्व तो शुद्ध ऊर्जा का रूप है। उस सूक्ष्मता में आप डीजल पेट्रोल के अंदर जब देखते जाओगे, उसे सूक्ष्म मॉलिक्यूल पर जाओगे, उसके एक एटम पर जाओगे, आयनों पर जाओगे, फिर पार्टिकल्स पर जाओगे, वहाँ तक उस आप डीजल पेट्रोल को डिफाइन कर सकते हो कि इसमें इस तरह के पार्टिकल सबसे अधिक मात्रा में होंगे। लेकिन उससे भी सूक्ष्म जैसे ही आप वायु तत्व के स्तर पर गए, तो वहाँ से आप कभी भी पहचान नहीं कर सकते किसी भी पदार्थ की। डीजल पेट्रोल जिनसे गाड़ियाँ चलती हैं, या फिर वो गाड़ियाँ हो गई, हमारा शरीर ही हो गया, ये कपड़े हो गए, आपका मोबाइल हो गया, सूक्ष्मता में जब आप लोग वायु तत्व के स्तर पर पहुँचोगे तो वो विशुद्ध ऊर्जा का रूप है, पूरी तरह प्योर ऊर्जा। यही कारण है कि ऋषि मुनियों, योगियों, महापुरुषों का सामर्थ्य इस हद तक हुआ करता था, वे यहाँ तक पहुँचकर शुद्ध ऊर्जा का उपयोग कर लेते थे। जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक कोई भी विमान निर्बाध गति से नहीं चल सकता। इसे मैं अगर आप सभी को सरल भाषा में समझाऊँ, अगर कोई रॉकेट नासा का, स्पेस एक्स का, इसरो का कोई भी रॉकेट आप लोग अंतरिक्ष यान ऊपर जाते हुए देखो, तो आप देखते होंगे उसके नीचे अग्नि जल रही होती है। वो बहुत तेज़ पृथ्वी की तरफ बल फोर्स लगाती है, तब जाके रॉकेट ऊपर की तरफ उभरता है। कई किलोमीटर तक उसका एटमॉस्फेयर प्रभावित होता है धुएं से, अग्नि से। लेकिन ये भी शुद्ध अग्नि का रूप नहीं है, शुद्ध फोटान का रूप नहीं है। अगर ऐसा होता तो विमान इससे भी कई गुना तेज़ गति से रॉकेट ऊपर जाता और उतनी हानि भी ना होती पर्यावरण को। लेकिन कभी अगर संभव हुआ शुद्ध अग्नि तत्व को भी ये प्योरीफाई करके विमानों को बना ले, काफ़ी तेज चल सकता है। लेकिन वायु तत्व उससे भी बहुत सूक्ष्म होता है। उसका शुद्ध व्यवस्थित रूप ही शुद्ध ऊर्जा है, वैक्यूम एनर्जी का। वो पूरी तरह शुद्ध होता है, प्योर एनर्जी है वो। वहाँ पर पार्टिकल की स्थिति होती ही नहीं, इतना सूक्ष्म होता है वो। ना तो मॉलिक्यूल एटम की स्थिति होती है। कोई बहुत बड़ा वैरागी हो, ऋषि हो, या जो पूरी सृष्टि को जानता हो, उन्हीं लोगों के लिए इन सब का उपयोग करना संभव हो पाता था। फिर वे अंतरिक्षयान अदृश्य होकर भी चलते थे। प्राचीन अनेक अस्त्र शस्त्र वहीं से बनाए जाते थे, क्योंकि जो वायु तत्व के स्तर के रहस्य को समझ गया कि ये कैसे प्राणों व छंदों के विशेष संघनन से बना हुआ है, ये कैसे शुद्ध ऊर्जा का रूप है, फिर वो स्पष्ट रूप से पूरी तरह पार्टिकल को परिभाषित कर सकता है, एक एक यूनिट की व्याख्या कर सकता है। ऐसे ही थे ऋषि मुनि लोग जिनके अस्त्र शस्त्र वेपन्स अदृश्य हो जाते थे। तो ये वायु तत्व तो पूरी तरह स्वतंत्र होता है, शुद्ध ऊर्जा का रूप है। असुर पदार्थ ही ऐसे है और वायु तत्व भी ऐसे ही है। भीष्म पितामह जी ने इसकी चौथी प्रॉपर्टीज बताई, बल। जितने भी फोर्स के नाम आप लोगों ने सुना है, चाहे वो ग्रेविटी हो, ग्रेविटन आदि पार्टिकल हो, या फिर ग्रह तारे गैलेक्सीज हो, इनके बीच लगती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, अलग अलग पार्टिकल के बेसिस पर लगती है। स्ट्रांग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो, ये सब पार्टिकल स्तर तक के फोर्स हैं। अभी विज्ञान वायु तत्व के स्तर के फोर्स के बारे में जानता ही नहीं। वैदिक विज्ञान कहता है कि वायु तत्व में भी कुछ विशेष फोर्स होते हैं। ये जितने भी चार फोर्सेस हैं, ये पार्टिकल को नहीं बनाते। जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हो, प्रोटॉन हो, जब ये संघनित होना शुरू होते हैं तो ये चारों फोर्स वहाँ पर काम नहीं करते। वहाँ पर वैदिक विज्ञान 9 अलग अलग फोर्सेस की चर्चा करता है। फिर उससे भी सूक्ष्म स्पेस की एक एक यूनिट किस फोर्स से जुड़ी हुई है, मनस तत्व में कौन सा फोर्स काम करता है, सबसे पहले कौन सा फोर्स उत्पन्न होता है, काल तत्व की क्या प्रेरणा है। तो ये वायु तत्व विशेष बल का, फोर्स का रूप है। जितने भी फोर्सेस होते हैं, जितने भी चार फोर्सेस के बारे में आप जानते हो, वो उसी वायु तत्व से उत्पन्न होते हैं। पूरी सृष्टि में वायु तत्व का ही खेल चल रहा है। इस वैक्यूम एनर्जी, डार्क एनर्जी की अगली प्रॉपर्टीज़ है शीघ्रम। ये बहुत शीघ्र होती है, तीव्र गति होती है इसकी, क्योंकि ये निर्बाध रूप से हर एक पार्टिकल के अंदर आर पार हो जा रही है। पार्टिकल आदि तो इसी से बने हुए हैं। जैसे कोई पार्टिकल एटम में बड़े आराम से रह सकता है, एटम मॉलिक्यूल हमारे शरीर में भी मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं निर्बाध रूप से, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही इनसे भी सूक्ष्म, पार्टिकल से भी सूक्ष्म जो वायु तत्व है, वो शीघ्रम है, शीघ्र गति करता है, बहुत तीव्र होता है।
महाभारत कालीन श्रेष्ठ वैज्ञानिक भीष्म पितामह जी ने इसकी अगली प्रॉपर्टीज बताई। मोक्ष। आप लोग सुनते हो कि योगी का मोक्ष होता है, ऋषि का मोक्ष होता है, जीवात्माओं का मोक्ष होता है। ये मोक्ष शब्द ही सृष्टि विज्ञान से सीखा गया है। कोई फोटॉन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से अवशोषित होकर जब अपने ही रूप में वापस चला आता है, इसे भी मोक्ष कहते हैं। योग ध्यान की उत्पत्ति इसी सृष्टि विज्ञान से हुई है, वेदों के आदिदैविक विज्ञान से हुई है। तो ये वायु तत्व तो मोक्ष स्वरूप है। इस सूक्ष्म वायु तत्व पर किसी भी पार्टिकल का कोई इफेक्ट होता ही नहीं। जैसे आपके शरीर पर आप हाथ कैसे भी करो, पार्टिकल पर आपका इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। एटम मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है, उस पर आपका इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन उनसे भी सूक्ष्म वायु तत्व पर सृष्टि के किसी भी पदार्थ, चाहे वो ग्रह हो, बड़े बड़े सूर्य जैसे तारे हों, उससे भी बड़े तारे हों, गैलेक्सियाँ हो, जिसे आप लोग ब्लैक होल कहते हो, वो कोई ब्लैक होल तो नहीं है, वो बहुत बड़ा तारा है। सूरज से भी बहुत बड़ा तारा है, तारा ही। इन सब बड़े बड़े पदार्थों का, चाहे वो गैलेक्सीज ही क्यों ना हो, इनका वायु तत्व पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वायु तत्व का पूरा इन तत्वों पर कंट्रोल है। वायु तत्व का सूर्य पर कंट्रोल है। वायु तत्व ना हो तो सूर्य अपने आप बिखर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्षण भर में नष्ट हो जाएगा, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। जो असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, वो भी वायु तत्व के ही लेवल का है, वैक्यूम एनर्जी के लेवल का। इसकी चर्चा हम किसी वीडियो में आगे करेंगे। फिर भी थोड़ा इतना बता देता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति उधर से सामने वाले को मारने आ रहा है, इधर से ये व्यक्ति जा रहा है, अगर बीच में आप जाकर उन दोनों को ऐसे दूरी बना दो, वो कण व्यक्ति या पार्टिकल जो उधर से आ रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है, बीच में असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा पहुँच जा रही है। इसी कारण गैलेक्सियाँ अस्थायी है, पदार्थ एक दूसरे से टकराते नहीं। जैसे हम लोग अपनी दोनों अंगुलियों को छू लेते हैं या एक हाथ से दूसरे को, आपको लगता है हम पूरी तरह टच कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे बीच में, इन दोनों अंगुलियों हाथों के बीच में वायु तत्व, असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा पूरी तरह भरा है। सूक्ष्मता में देखेंगे तो कभी भी सृष्टि का कोई एक पदार्थ, एक क्रिस्टल, एक छंद दूसरे को कभी नहीं स्पर्श करता। यहाँ तक कि जिसे मैं वायु तत्व को शुद्ध ऊर्जा का रूप बता रहा हूँ, उसके भी एक एक सूक्ष्म यूनिट एक दूसरे को नहीं स्पर्श कर सकते। यहाँ तक कि उससे भी सूक्ष्म जो अंतरिक्ष है, जाल है छंदों के रूप में, उसके भी यूनिट एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। जो मनस तत्व होता है, हमारे मनस तत्व के स्तर का सृष्टि में पदार्थ भरा रहता है, उसके भी यूनिट एक दूसरे को नहीं स्पर्श करते, जो कि अक्षरों के रूप में होते हैं। अहंकार तत्व, महत तत्व हो गया, उनके बीच प्रकृति भरी हुई है, जो कि नित्य है, उसका अंत कभी नहीं होता। तो ये वायु तत्व मुक्त है, किसी भी पार्टिकल में जब चाहे तब जा सकता है, हमेशा भरा रहता है। कोई भी पार्टिकल धीमा हुआ तो कोई छंद इसी वायु तत्व से निकलेगा और उस पार्टिकल में प्रविष्ट हो जाएगा, पार्टिकल को सक्रिय बना देगा। कोई भी पार्टिकल नष्ट होगा, इसी वायु तत्व में मिल जाएगा। किसी पार्टिकल का जन्म होना होता है तो इसी वायु तत्व से वो संघनित होकर जन्म हो जाता है। जो आप लोग वर्चुअल पार्टिकल के बारे में सुनते हो कि थोड़ी देर के लिए जन्म होता है फिर वो नष्ट हो जाता है, इसी वायु तत्व से वो अचानक उत्पन्न होता है, अचानक ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि वायु तत्व मोक्ष स्वरूप है, वो मुक्त है। पार्टिकल या उससे बड़े असर ग्रह, तारों, गैलेक्सियों तक कोई भी कमी होती है, यही वायु तत्व उस कमी को पूरा करता है। ये सब सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है। भीष्म पितामह जी ने इस वायु तत्व की अगली प्रॉपर्टीज बताई। कर्म। कर्म तो हम सभी करते हैं, हाथ पैर हम सभी के भी हिल रहे हैं, लेकिन जो वायु तत्व है, वैक्यूम एनर्जी, ये कभी नहीं रुकता। आप स्थिरतापूर्वक बैठे हो, फिर भी आपके अंदर पार्टिकल, मॉलिक्यूल, उससे भी सूक्ष्म वायु तत्व गति कर रहे हैं। संभव है किसी फोर्स विशेष से पार्टिकल की गति को धीमा कर ले जाओ, आप किसी फोर्स विशेष से एटम मॉलिक्यूल पर नियंत्रण कर ले जाओ, लेकिन वायु तत्व सदैव गति करता रहेगा। गति करने की चेष्टा यही वायु तत्व से प्रकट होने लगती है। अगर दृश्य पदार्थों में देखें, जितने भी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां गति कर रही हैं, ये वायु तत्व ही उन्हें ढकेल रहा है, खींच भी रहा है, विस्फोट भी इनमें वही करा रहा है। सब उसी की गति है, चाहे हम आप सभी चलते हो। जैसा कि मैंने कहा कि वायु तत्व प्राणों व छंदों का विशेष रूप है, उनका संघनित रूप है। प्राण व छंद इस वायु तत्व में भरे पड़े हैं, सूक्ष्मता से लेकर स्थूलता तक। जितने भी छंद, जितने भी स्ट्रिंग होते हैं, वायु तत्व से बड़ा कोई भी स्ट्रिंग नहीं होता। तो आप लोगों ने सुना होगा प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, जिनकी प्रॉपर्टीज की थोड़ी बहुत चर्चा पीछे की गई है, आगे विस्तार से की जाएगी।
तो ये जो प्राण है, अपान है, उदान है, समान है, व्यान है और छंद हो गए। प्राण व छंद दोनों एक ही हैं। सापेक्ष गति होने की वजह से इनमें ज्ञान अक्षरों की संख्या की वजह से इनकी गति विपरीत होती है, बदल जाती है। तो प्राणों व छंदों को अच्छे से समझने के लिए जो लोग कहते हैं कि उदान पर नियंत्रण कैसे करें, आपने कुछ वीडियो में देखा होगा कि योगी उदान पर नियंत्रित करके आकाश में गति कर सकता है, अंतरिक्ष में पक्षियों की तरह उड़ता है। तो जो लोगों का ऐसा प्रश्न है, आपको वायु तत्व को समझना पड़ेगा। इन्हीं प्राणों व छंदों का विशेष रूप है वायु तत्व। शरीर में, इस सृष्टि में वैक्यूम एनर्जी, असुर पदार्थों, डार्क एनर्जी को अच्छे से समझना होगा कि इनमें प्राण का, उदान का क्या रोल है। इससे भी सूक्ष्म जो अंतरिक्ष की यूनिट है उसमें प्राण का, उदान का, अपान का क्या क्रिया होती है, तो वहाँ तक जाके समझना होता है, तभी आप योगी कहे जा सकते हो। अन्यथा संसार को भ्रमित किया जा रहा है योग के नाम पर। योगी मतलब सृष्टि का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, जो पूरी सृष्टि को सैद्धांतिक तौर पर जानता हो। भीष्म पितामह जी ने इस वायु तत्व की अगली प्रॉपर्टीज बताई, चेष्टा। ये सदैव प्रयत्नशील रहता है। कोई भी ग्रह, तारा, गैलेक्सी जब नष्ट होता है इसी वायु तत्व में मिल जाता है। अभी आप लोगों को सुनने में सामान्य लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे अध्ययन करोगे, उस सूक्ष्मता पर जाओगे, तो आप सूर्य को और अच्छे से व्याख्या कर सकते हो। जो वैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत बड़ा पिंड था, आपस में टकराया, सूर्य बन गया, ग्रह तारे इधर उधर छिटक गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वायु तत्व से आप लोग विशेष रूप से तारों के बनने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया अच्छे से समझ सकते हो। स्वर्गलोक यानी सूर्य का केंद्र जब बन जाता है, उसके बाद ग्रह तारे बनते हैं, तब जाके सूर्य बनता है। और उससे भी पहले, जिसे आप ब्लैक होल कहते हो, अलग अलग निहारिकाओं में ये सबसे पहले बनते हैं। हर जगह पर वो हिरण्यगर्भ कंडेंस होने लगता है। जहाँ पर नाभ की संलयन शुरू होता है वहाँ पर तारों का रूप ले लेता है, वो प्रकाश का रूप ले लेता है। बाकी वो ग्रहों में, एस्टेरॉयड में, इन सब में बदल जाता है। इन सब की उत्पत्ति उसी वायु तत्व से होती है। उसे चेष्टा भीष्म पितामह जी ने इसीलिए कहा। अभी आप उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हो या अपने सामने देख नहीं पा रहे हो। ऐसा आप सभी समझिए कि जिन दृश्यों को आप सभी देख पा रहे हो, मान लो कि एटम मॉलिक्यूल तक देख रहे होगे, तो ये सब 0.001 समथिंग % है। बाकी जिनको नहीं देख पा रहे हो, आपके सामने वो भरे हुए हैं, वो 99.99 समथिंग % है। क्योंकि मैंने वैक्यूम एनर्जी और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी दोनों को जोड़ लिया। अगर डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को ही देखें तो वो 95% के आसपास आता है, लेकिन जब उसमें वैक्यूम एनर्जी को भी जोड़ लेंगे तो सृष्टि के अधिकतर पदार्थ उन्हीं में हैं। हालांकि ये वायु तत्व के स्तर की चर्चा है, उससे सूक्ष्म नहीं। उससे सूक्ष्म जाएंगे तो ये सिद्धांत गलत हो जाएगा कि ब्रह्मांड में 95% डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, और बाकी 5% सभी तत्व हैं। ये वायु तत्व के स्तर की बात की जा रही है, असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा। तो ये सदैव चेष्टा करता रहता है। जितने भी पार्टिकल की गति को आप लोग समझने का प्रयास करो, चाहे इस शरीर को समझते समझते सूक्ष्म पार्टिकल के स्तर तक जाओ, उसके बाद आप लोग अनुभव करोगे तो इन सभी गति की उत्पत्ति उसी वायु तत्व, वैक्यूम एनर्जी से ही होती है। पार्टिकल के अंदर वैक्यूम एनर्जी भी भरी हुई है, असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा, डार्क एनर्जी भी भरी हुई है। दोनों का अपना विशेष कार्य है। बनते तो ये पार्टिकल वैक्यूम एनर्जी के संघनन से हैं, लेकिन डार्क मैटर, डार्क एनर्जी उन छंदों के बीच, उन प्राणों के बीच, उन स्ट्रिंग के बीच दूरी बनाई हुई है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल संघनित रूप ले पाया है। आप लोग यही विचार कीजिए, पूरे जीवन में आज तक आप लोगों ने न जाने कितने काम किए होंगे, कैसे कैसे, लेकिन आपके सामने जो अधिकतर पदार्थ है या जो सब कुछ पदार्थ है उसे आप लोगों ने आज तक देखा ही नहीं। उन्हीं सूक्ष्म तत्वों को जानकर धर्म, अधर्म, योग, आध्यात्म की शुरुआत वहाँ से शुरू होती है, जिसे महर्षि विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि कंट्रोल तक कर लेते थे। वेपन्स में, शस्त्रों में, अंतरिक्ष यानों में बना देते थे, बदल देते थे, जो कि शुद्ध ऊर्जा का रूप है। वो अदृश्य है आपके सामने, सदैव उसी सूक्ष्मता पर अदृश्य ही रहेगी। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वायु तत्व एक ऐसा पदार्थ है, आप लोग कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिए, सूक्ष्मता में चलते गए, नैनो पार्टिकल से होते हुए मॉलिक्यूल, एटम तक पहुँचे, उससे भी सूक्ष्म संभव है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अनुभव करो, उसे भी देख ले जाओ।
लेकिन इन पदार्थों को आप देखते कैसे हो जब उन पर फोटॉन टकरा के आपके माइक्रोस्कोप से आंखों तक पहुंचता है। ये फोटॉन आदि पार्टिकल भी उसी वायु तत्व से उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब वायु तत्व को कभी भी नहीं देखा जा सकता। मनस तत्व के द्वारा, आत्मा के द्वारा कोई बहुत बड़ा योगी ही उसे महसूस कर सकता है, जान सकता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों के सेनापति महामहिम भीष्म जी, जो कि वैज्ञानिक थे, एक योगी थे, महान क्षत्रिय योद्धा थे, उन्होंने इस वायु तत्व की अगली प्रॉपर्टीज बताई। आत्मता, ये सदैव केंद्रित रहता है, आत्मा रूप रहता है। किसी भी पार्टिकल के अंदर आप देखेंगे तो केंद्र रूप में ही ये रहेगा। ये सदैव केंद्र का ही काम करता है। जैसे हमारी आत्मा शरीर के अंदर सबसे सूक्ष्मता पर सबसे केंद्र रूप में वो आत्मा ही है। केंद्र रूप रहकर ही वो शरीर को सक्रिय किए हुए है। मैं बोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। ऐसे ही वायु तत्व तो सूक्ष्मता में होकर केंद्र रूप ही रहता है। पार्टिकल के अंदर हो गया, या फिर जो आप लोगों ने देखा कि एटम का 99.99 समथिंग % भाग खाली होता है, उसके केंद्र रूप में भी वायु तत्व होता है। वो केंद्र रूप में होता है। ऐसा नहीं होता कि पार्टिकल कहीं और है, वायु तत्व कहीं और है। पार्टिकल के अंदर भी केंद्र रूप में, आत्मा रूप में वो वायु तत्व रहता है। स्थूल पदार्थों में देखोगे या सूक्ष्म पदार्थों में, जैसे ग्रह तारे गैलेक्सियां हो गई, इनके चारों तरफ आर पार अंदर बाहर सब जगह वो केंद्र रूप रहकर ही प्रेरित करता है। ये वायु तत्व का सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज है, आत्मता, केंद्रता। यहाँ तक कि हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कोई जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वायु तत्व से, वैक्यूम एनर्जी से अलग है। वही वायु तत्व, वैक्यूम एनर्जी जो प्राण व छंद का समुद्र है, वही जब थोड़ा संघनित हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बन गई है। तो वो पार्टिकल भी वायु तत्व का ही रूप है। इसीलिए भीष्म पितामह जी, जो कि एक वैज्ञानिक थे, महान क्षत्रिय योद्धा थे, उन्होंने इसे आत्मता कहा, यानी ये केंद्र रूप में होती है। भीष्म पितामह जी ने इसकी अंतिम प्रॉपर्टीज बताई। भवः, भवः का तात्पर्य होता है जन्म और मृत्यु। चाहे हमारा शरीर हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, आपका घर हो, ये पृथ्वी हो, सूर्य हो, एस्टेरॉयड बेल्ट में अलग अलग पत्थर हो गए, सैटेलाइट चंद्रमा हो गया, आपके भी द्वारा बनाया गया कोई भी विमान, अंतरिक्ष यान हो, वेपन्स हो, या स्वयं ये पूरी गैलेक्सी हो, बड़े बड़े वे तारे हो गए जिन्हें आप ब्लैक होल कहते हो, इन सब का जन्म इसी वायु तत्व से हुआ है। इन सब की मृत्यु, अंत इसी वायु तत्व में होगी। आप लोग सुनते हो कि जब मनुष्यों को जलाया जाता है, इंसानों को, तो पंच भौतिक पदार्थों में ये शरीर विलीन हो जाता है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में होता है, बाद में पृथ्वी तत्व भी आपह तत्व में विलीन हो जाता है, आपह तत्व भी जाके अग्नि तत्व में, अलग अलग पार्टिकल्स में विलीन हो जाता है। इसी तरह अग्नि तत्व अंत में जाके वायु तत्व में विलीन हो जाता है। वायु तत्व का भी अंत होता है, लेकिन इस वीडियो में वायु तत्व की चर्चा की जा रही है, इसीलिए मैं यहीं तक चर्चा करूंगा। भीष्म पितामह जी ने इसे भवः कहा। जन्म और मृत्यु का कारण ही यही है। शरीर बनने की पूरी प्रक्रिया इसी वायु तत्व से शुरू होती है, इसी वायु तत्व में समाप्त होती है। वृक्षों में जड़ों के माध्यम से पानी ऊपर जाता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो, हमारे द्वारा श्वास का लेना हो, बाहर निकलना हो। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, ये सब सूक्ष्म प्राण अपान उदान का काम है। अंदर जो शक्ति काम कर रही है वो वास्तव में वायु तत्व की ही शक्ति है। इसीलिए अलग अलग प्राणों को वायु तत्व का भाग बोल दिया जाता है। इस वायु तत्व के भी अलग अलग फील्ड्स होते हैं। जैसे अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, सोम तत्व उत्पन्न हुआ, वरुण तत्व उत्पन्न हुआ। आज की भाषा में, आपकी भाषा में कहे तो अलग अलग फील्ड से अलग अलग पार्टिकल बनते हैं। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि एक विशेष फील्ड से मास के पार्टिकल उत्पन्न होते हैं, कहीं से चार्ज के पार्टिकल उत्पन्न होते हैं। 16 अलग अलग फील्ड की कल्पना की जाती है। हालांकि होते और भी हैं जो कि विस्तार से दिए गए हैं वैदिक विज्ञान में। लेकिन फिर भी अगर 16 अलग अलग फील्डों की ही चर्चा करें तो ये वैक्यूम एनर्जी के फील्ड हुए जिनसे पार्टिकल उत्पन्न होते हैं। दूसरी तरफ इसी सूक्ष्मता पर, इसी लेवल पर एक डार्क एनर्जी होती है, उसके भी जब अलग अलग फील्ड होते हैं, उन्हें अलग अलग असुर पदार्थ बोल देते हैं। उन्हें फील्डों को जब वे कणों का रूप ले लेते हैं या संघनित होना शुरू होते हैं, वृत्र हो गया, भ्रातृव्य हो गया, पापमा हो गया, अलग अलग 7-8 प्रकार के असुर पदार्थ होते हैं जिनकी चर्चा कभी आगे की जाएगी। सृष्टि के उस डार्क एनर्जी के बारे में, डार्क मैटर के बारे में, उन असुर पदार्थ, असुर ऊर्जा की जब आप लोग व्याख्या अच्छे से सुन लोगे तो आप लोग समाज के असुरों को पहचान लोगे। क्योंकि पूरे सृष्टि विज्ञान से ही ऋषि मुनि लोग सामाजिक आदर्श, चरित्र, ये सब सीखा करते थे।
उन 7-8 प्रकार के असुरों की चर्चा जिस वीडियो में मैंने कर दी डार्क एनर्जी की, उस दिन से आप लोग अपने परिवार में, समाज में, संसार में एकदम स्पष्ट रूप से पहचान सकते हो कि ये व्यक्ति देव है, ये असुर है, ये असुरों का काम करता है। तो उसकी चर्चा आगे कभी की जाएगी। इस वीडियो में वायु तत्व के इन्हीं 10 प्रॉपर्टीज़ की चर्चा की गई। इनके अलावा 11वीं 12वीं जो भी प्रॉपर्टीज़ आप लोग कल्पना करोगे या कभी खोजी जाएगी, वो इन्हीं 10 प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगी, जो कि भीष्म पितामह जी ने महाभारत के, मुझे लगता है कि शांति पर्व या छठे खंड में बताया है। यहाँ पर मैं चित्र लगा देता हूँ। यही है आज का वीडियो, क्योंकि ये 5 सूक्ष्म महाभूतों की जो भी वीडियोज़ बनेगी, 5 वीडियो, हो सकता है 6 वीडियो बने, क्योंकि मैं ये भी चर्चा करूँगा कि कौन सा ग्रह में कौन से तत्व प्रधान हैं, सूर्य में कौन सा तत्व प्रधान है, नक्षत्रों में कौन सा तत्व प्रधान है, ब्लैक होल में कौन सा तत्व प्रधान है। तो इन 5-6 वीडियो में जितने भी कमेंट में क्वेश्चन रहेंगे, उनकी एक अलग से आपके क्वेश्चन को लेकर आपके नाम के साथ अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जितने भी आप लोगों के कमेंट हो, क्वेश्चन हो, आप इन्हीं 5 सूक्ष्म महाभूतों के नीचे पूछते रहिए। यही है आज का वीडियो। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।